कुरत साहब आपको वेलकम करते हैं। चूंकि कुछ पेचीदगियां हुई इस केस के दौरान और कुछ अपडेट्स लोग जानना चाहते हैं, तो इसलिए हमने आपको जहमत दी। तो सबसे पहले तो आप बताइएगा कि गुलाम हैदर के वीजे का प्रोसीजर, इनविटेशन पता चला कि मोहन मलिक साहब ने भेजा हुआ है, वो कहाँ तक पहुंचा और बच्चों की हवालगी के हवाले से केस को किस तरह फॉलो अप लेके चल रहे हैं? देखिए, बच्चों की हवालगी के हवाले से तो हम डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि बच्चे गुलाम हैदर के हैं और उनकी जुरिस्डिक्शन इलीगली चेंज की गई और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ज़िम्मे में आती है जो चीज़। बेशक मदर है लेकिन उनके पास कोई गार्जियनशिप सर्टिफिकेट मौजूद नहीं था, जो पाकिस्तान का कानून है, इंटरनेशनल कानून है कि गार्जियनशिप सर्टिफिकेट आपने चाहिए होता है, या लेटर ऑफ कंसर्न या अथॉरिटी लेटर फादर की तरफ से आपको चाहिए होती है अगर आप कोई डिसीजन ले भी रहे हैं। तो सीमा हैदर के पास ऐसा कोई लेटर इन बच्चों के लिए मौजूद नहीं है, गार्जियन वो नहीं है, नेशनल गार्जियन भी जो है वो गुलाम हैदर है। तो बच्चे बहरहाल आज नहीं कल से गुलाम हैदर को मिलने हैं इंशाल्लाह, और वो मिलेंगे। जहां तक बात आती है वीजा की, तो वीजा के लिए कुछ और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जो हमने मोमिन मलिक साहब से हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ इन्विटेशन हैं, लेटर ऑफ इन्विटेशन हो गया या कुछ कोर्ट ऑर्डर्स हो गए, वो भी फाइल अप किए जा रहे हैं ताकि एक कंप्लीट जामे डॉक्यूमेंटेशन जमा करवाई जाए और वीजा के प्रोसेस को ताखिर का शिकार ना हो, मतलब कोई ऑब्जेक्शन ना आ जाए। तो ऑब्जेक्शन बाद में आए उससे बेहतर ये है कि हम पहले से डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करें, कंप्लीट फाइल हम सबमिट करवाएंगे और इंशाल्लाह वीजा मिलेगा। जब इलीगल तरीके से भारत ने इतने अच्छे तरीके से सीमा हैदर को वेलकम किया है, वो जो कि इलीगल थी, तो गुलाम हैदर तो फिर भी लीगल तरीके से जाना चाह रहे हैं, तो आई होप सो कि वो जरूर उनको वीजा देंगे और अपना मौक़िफ़ बयान करने देंगे, क्योंकि कोर्ट में जब तक गुलाम हैदर साहब नहीं जाते तब तक वो अपना मौक़िफ़ कैसे बयान करेंगे। तो उनको ये मौका ज़रूर मिलना चाहिए और इसी से भारत की सरकार की शफाफियत पता चलेगी कि वो फेयर ट्रायल अगर मिलेगा तो फिर फैसला हो पाएगा। बिल्कुल, चूंकि आप लोग भेजते भी रहे हैं इस तरह के जो केसेस है, लोग वहां से बुलाते भी रहे हैं जो मुख्तलिफ केसेस में आते हैं, तो इस मामले में बड़ा एक्सपीरियंस है। जो डॉक्यूमेंटेशन मिसिंग है या कुछ पेपर मिसिंग है, वो जब पूरे होंगे तो फिर अगला प्रोसीजर शुरू होगा। अच्छा, सवाल यहाँ पैदा होता है, सवाल जब सारिम बन्नी साहब की गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद जो सबसे ज्यादा भूचाल खड़ा हुआ या जो सबसे ज्यादा परेशानी नजर आई, वो एपी सिंह साहब को नजर आई कि एपी सिंह साहब बड़े परेशान हैं। वो दिन रात ख्वाब में, ऐसा लगता है कि अंसार बन्नी साहब उनके ख्वाब में आते हैं। सारिम बन्नी साहब को अंसार बन्नी साहब के साथ जोड़ के कई दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और गर्मी में खड़े होकर दीवार के साथ लग के भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। आप चूंकि एक अरसा दराज से अंसार बन्नी साहब के ऑफिस को मैनेज करती हैं, जो गुलाम हैदर का केस है उसको अंसार बन्नी साहब के सारे मामले को सारिम बन्नी साहब के साथ जोड़ा जा रहा है। सारिम बन्नी साहब का केस क्या है और अंसार बन्नी साहब का उनके साथ रिलेशन, और अंसार बन्नी साहब का, चूंकि आप ऑफिस चलाती हैं, उन सारे मामला को मैनेज करती हैं, उनका काम और उनकी टर्म एंड कंडीशन जो है वो क्या है, जो एपी सिंह के सवालात के बाद पैदा हुई है, उसके जवाब में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो जैसे सिंह सरनेम एक कॉमन सरनेम है, एपी सिंह, इसी तरह बहुत सारे सिंह हैं जिसमें मुजरिम भी होंगे, बहुत सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे। इसी तरह सारे सिंह सेम नहीं है, इसी तरह सारे बर्नी सेम नहीं है। तो अंसार बर्नी साहब जो हैं वो एक अलग शख्स हैं, सारिम बर्नी एक अलग शख्स हैं। जहां तक बात आती है एपी सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो वो बेचारे इतने बौखलाहट का शिकार हैं कि आप उनको नाम तो छोड़ ही दें, चले उन्होंने गलती कर दी, लेकिन वो तस्वीर भी नहीं पहचान पा रहे। KG2 का बच्चा भी गधे घोड़े में फर्क कर लेता है, लेकिन उन्हें तस्वीर से भी समझ नहीं आ रहा कि दो डिफरेंट लोगों की बात हो रही है। अंसार बनी साहब बहुत डिफरेंट पर्सनैलिटी रखते हैं, उनकी बड़ी मूछें हैं, गोरे चिट्टे हैं, कहने को कहा जाता है अंग्रेज की तरह दिखते हैं। दूसरी तरफ दूसरी जिस शख्सियत की आप बात कर रहे हैं, उनकी दाढ़ी सफेद है, वो दिखते हैं, वो डिफरेंट दिखते हैं, दो डिफरेंट लोग हैं। तो एपी सिंह की जो रिसर्च टीम है, मेरा उनको सलाम है। मैं भारत की सरकार से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो जाके चेक करवाएं कि एपी सिंह को सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस अगर है तो वो मौजूद किस तरह से है, उन्होंने अपनी थीसिस कैसे जमा करवाई, या उन्होंने अपना जो भी रिसर्च साइटेशन थी वो कैसे जमा करवाई। उन्हें दो इतनी बड़ी पर्सनालिटी के नाम का डिफरेंस नहीं पता। सेकंड बात अगर हम करते हैं अंसार बनी साहब की, तो अंसार बनी साहब इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड लॉयर हैं, जो कि सारिम बनी नहीं है। तो जब भी कोई शख्स पूरी दुनिया में लॉयर बनता है तो वो बड़े बड़े लॉयर्स की केस हिस्ट्री को पढ़ता है। अंसार बनी साहब वन ऑफ दोज पीपल हैं जिनको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाता है एक बड़े लॉयर की सूरत में। उनके केसेस को हम लॉयर्स पढ़ते हैं पूरी दुनिया में, ठीक है। श्रीलंका ने भी उन्हें PhD की ऑनरली डिग्री दी है, तो पूरी दुनिया के लॉयर्स उनके केसेस को पढ़ते हैं। तो क्या एपी सिंह ने कभी एज अ लॉयर भी उनके केसेस को नहीं पढ़ा? क्योंकि दूसरे जिन शख्स की आप बात कर रहे हैं वो लॉयर नहीं है।
इनका क्या रिश्ता है और क्या मामला है, उस पर भी मैं अभी आऊंगी। पहले मैं एपी सिंह का जवाब दे दूं। फिर बात आती है कि आप ठीक है छोड़ दें, हमने अगर लॉयर रिसर्च नहीं किया तो आपके अपने मुल्क से जो एमवी स्विस का केस था उसमें इतने आपके मुल्क के लोग हम छुड़वा के लाए थे, भारत के लोगों को छुड़वाया था अंसार बर्नी साहब ने। उनके मीडिया पे पूरा दिन रात चलता रहा कि अंसार बर्नी जो है वो गॉड है, भगवान का दर्जा रखते हैं वहां पर, और इस तरह की न्यूज चलती रही। तो क्या वो अपने न्यूज चैनल को भी फॉलो नहीं करते? एमवी स्विस में काफी भारतीयों को छुड़ाया गया। उसके बाद गीता का एक बहुत प्रोमिनेंट केस है। तो ये सारे केसेस चले, अंसार बर्नी साहब को नहीं पढ़ रहे थे वो, लेकिन कि अपने मुल्क के केसेस को भी उन्होंने नहीं पढ़ा। इतना सुप्रीम कोर्ट का लॉयर बन गया और उन्हें अपनी हिस्ट्री, अपने केसेस भी नहीं पता कि एमवी स्विस जब शिप सोमाली कजाकों से रिहा करवाया था तो वो कौन से लॉयर ने रिहा करवाया था। जहां तक आप बात करें दोनों पर्सनालिटीज की, तो अंसार बर्नी साहब और सारिम बर्नी साहब भाई हैं, लेकिन अंसार बर्नी साहब ने 2012 में सारिम बर्नी साहब को अपने आप से अलग कर दिया था। अब बात आती है एक्टिविटीज की। तो देखिए एक आम इंसान के लिए मैं समझा दूं सिंपल वर्ड्स में कि आप सब ये देखें कि लॉयर कौन है। अंसार बर्नी साहब लॉ की डिग्री रखते हैं, उनके पास लाइसेंस है लॉ का, ठीक है। अंसार बर्नी साहब ही फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर रहे हैं ह्यूमन राइट्स के पाकिस्तान में। अंसार बर्नी साहब भी यूनाइटेड नेशन में एक्सपर्ट एडवाइजर रहे हैं ह्यूमन राइट्स के। तो इतनी सारी पोजीशन एक भाई होल्ड करता है, दूसरा भाई उसको टेक ओवर कर लेता है और जाके कहता है जी आज से मैं लॉयर हूँ। तो आपके पास तो लाइसेंस की डिग्री नहीं है, ना लॉ की डिग्री है, ना लाइसेंस है, कुछ भी नहीं है। आप तो ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर नहीं रहे, आप तो एडवाइजर नहीं रहे। एक लीगल टीम किसके साथ एसोसिएट होती है? लॉयर्स की टीम किसकी टीम थी? अंसार बर्नी साहब की ये टीम होगी। एक इंसान जिसके पास शायद सिर्फ बीकॉम की डिग्री है, आई डोंट नो वो है भी या नहीं, उस इंसान ने क्या कभी कोई पिटिशन फाइल की थी? कैसे फाइल, अगर की थी तो कैसे फाइल की थी? जैसे कि क्लेम किया जाता है कि 80s से वो काम कर रहे हैं, 90s से वो काम कर रहे हैं, तो वो सारी पिटिशन उन्होंने कैसे फाइल की थी? क्या लॉ टीम उनके साथ एसोसिएट थी? लॉ टीम एक लॉयर के साथ एसोसिएट थी, अंसार बर्नी के साथ या सारिम बर्नी के साथ? ये उनकी टीम को लेकर गए इनके पास से। उसके बाद अगर आप दूसरी चीज देखें तो ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर कौन थे? जो ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर होगा वही कैदियों को रिहा करवा सकता है, वही उनके केसेस को आगे फॉरवर्ड कर सकता है। आपके पास, सारिम बर्नी के पास वो पोजीशन भी नहीं थी कभी भी। फिर बात करते हैं अब जो अब केसेस चल रहे हैं। 2012 में अंसार बर्नी साहब ने, उनके सोशल मीडिया पे मौजूद है कि उनको उनकी तमाम चीजों से हटा दिया था, वो उनके साथ एसोसिएट नहीं थे। 2012 से अंसार बर्नी ने खुला ऐलान कर दिया था कि मैं इनकी एक्टिविटीज की वजह से इनके साथ एसोसिएट नहीं हूँ। हमें यहाँ पर अंसार बर्नी साहब को अप्रिशिएट करना चाहिए कि चाहे भाई था, चाहे घर का कोई बंदा था, चाहे बाहर का कोई बंदा था, अंसार बर्नी साहब ने डिफरेंशिएट नहीं किया। उन्होंने वैसे ही स्टैंड लिया जैसे वो जुल्म के खिलाफ स्टैंड लेते हैं। उन्होंने अपने भाई को मीडिया पे आके गलत कहा, चिल्ला चिल्ला के गलत कहा और उसको खुद से अलग कर दिया। इसके बाद अंसार बर्नी साहब अपना ट्रस्ट कंटिन्यू करते रहे, जहां पर वो लीगल एड प्रोवाइड करते हैं। वो क्योंकि खुद लॉयर हैं, उनकी यूके में भी लॉ फर्म है, उनके बच्चे उसको रन कर रहे हैं, तो क्योंकि वो खुद लॉयर हैं तो वो इस चीज की अथॉरिटी रखते हैं कि वो एक लॉ फर्म रन कर सकते हैं या कोई लॉ से रेलेवेंट एनजीओ रन कर सकते हैं। दूसरे सारिम बर्नी साहब जो हैं वो बजट हैं, पता नहीं क्यों, कि मेरा भाई अगर सर्जन है तो मैं भी हॉस्पिटल चलाऊंगा, ऑपरेशन करूंगा। तो इसी वजह से उन्होंने बर्नी नाम कैश किया और उन्होंने एक एनजीओ खोला। यहाँ अब सवाल उठता है हमारे इदारों पे कि खुले आम मॉर्निंग शोज में बैठ के या टीवी पे बैठ के ये सब कुछ होता रहा, जहां भी होता रहा मीडिया पे, यहाँ भी सोशल मीडिया पे कमेंट कर दिया जाए और आपकी मर्जी के खिलाफ होता है तो आप जो है वो पूछताछ करने का हक रखते हैं। तो ये जब सब चीजें टीवी पे ऑन एयर चल रही थी तब आप कहाँ सो रहे थे? अंसार बर्नी चिल्लाता रहा। अगर आप उसके सोशल मीडिया पेज पे जाके देखें तो 12 ऐसी वीडियो मिलेगी जहां उन्होंने जिक्र किया। और हम एक एनजीओ का जिक्र नहीं कर रहे, कराची या पूरे पाकिस्तान में ऐसे जहां जहां जो एनजीओ या जो भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो अच्छे काम की आड़ में बुरे काम कर रहे हैं, अंसार बर्नी उनके खिलाफ आवाज उठाता रहा है।